हेलो एवरीवन, टॉप जीएस स्टडी में आप सभी दोस्तों का भरपूर स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत से बहुत ही सारे प्रश्न, इसमें 40 प्रश्न रहने वाले हैं और इसमें व्याख्या सहित है। ठीक है, जिससे आप देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का जो है ना व्याख्या सहित है, उस क्वेश्चन का व्याख्या सहित आपको मिलेगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्राचीन भारत का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत सारे बार पूछे भी गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास का तहत हम किसका अध्ययन करते हैं? अतीत का, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। तो इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अतीत का। ठीक है, अतीत का अध्ययन किया जाता है। व्याख्या: इतिहास के अंतर्गत जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। आगे चलते हैं, इसका जवाब ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, ये देख सकते हैं। नेट जेआरएफ 2005, 9, 2013 में पूछे गए प्रश्न। कह रहा है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा हेरोडोटस। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये देख सकते हैं यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलविदा हेरोडोटस थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पोलोनेशियन युद्ध को बनाया था। इन्हें ही हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी? तो हेरोडोटस ने। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? किसने कहा कि इतिहास के जो है समस्त निष्कर्ष जो है वो युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूथीडाइडिस। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या। देखो, अगर आपको मन है तो व्याख्या पढ़ सकते हैं। देखो, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेरोडोटस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? हेरोडोटस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या: द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम हेरोडोटस है। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास को पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इतिहास के पिता, 5 नंबर प्रश्न है। इतिहास के पिता, फादर ऑफ द हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? RAS RTS 1994-95, UPGSC 2018 में पूछे गए प्रश्न है। इतिहास के पिता किसको कहते हैं? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलविदा हेरोडोटस थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोनेशियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। हिस्टोरिका के पुस्तक हेरोडोटस हैं और हिस्ट्री के पिता भी हेरोडोटस हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो देखो यहाँ पर व्याख्या: कार्ल मार्क्स का कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में दूसरी प्रहसन की तरफ। मतलब इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन जो है 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है दोस्तों? हीगेल का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, हीगेल का। व्याख्या: हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। यह कथन हीगेल का है। हीगेल जर्मनी का एक दार्शनिक था जिसका जन्म 1770 में हुआ था। हीगेल ने दर्शन और राजनीति के संबंध में अनेक विचारों का प्रतिपादन किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है
किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कथन है कि जो समस्त इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स का सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या, मार्क्सवाद की शिल्पकार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने लिखा है, अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही है उपस्थिति और साथ ही यह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुकूल है। मतलब वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन क्या है दोस्तों? मतलब इतिहास जो है इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच के संघर्ष है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, मार्क्स एक साम्यवादी आलोचक थे जिन्होंने वर्ग संघर्ष मतलब वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रमुखता दी। उन्होंने इतिहास को वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को उपज बताया। तो यहाँ पर ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की सिद्धांत का व्याख्या किया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ये देख सकते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हेगेल से ग्रहण किया। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्व का विचार किससे लिया? हेगेल से ग्रहण किया है तथा भौतिकवादी विचार से लिया है, क्योंकि यह सिद्धांत प्रतिपादन दो विचारों द्वंद्व तथा भौतिकवाद का सम्मिश्रण हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? कार्ल मार्क्स ने जो दोस्तों वर्ग संघर्ष की जो प्रक्रिया है उसको समझाया है इसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इधर देख सकते हैं व्याख्या में, ये सही हो जाएगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हेगेल से ग्रहण किया है। यही तो अभी हम पढ़े। मतलब द्वंद्व का जो विचार है मार्क्स ने हेगेल से विचार किया है और यहाँ पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस इतिहास दार्शनिक ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? किस इतिहास दार्शनिक ने कहा था कि जो समस्त इतिहास है समकालीन इतिहास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेनिटिडो क्रोचे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप पढ़ना है तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा? मतलब इतिहास जो है अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता है, ये किसने कहा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा EH कार ने कहा है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त रूप है? BC का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिफोर क्राइस्टर होता है। मतलब इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब BC का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्टर होता है। BC का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एडो डोमिनो ईसा मसीह के जन्म के पहले, मतलब बाद। देखो अगला प्रश्न है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या है? तो एनो डोमिनी है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। AD का फुल फॉर्म एनो डोमिनी होता है। AD का मतलब ईसा मसीह के जन्म के तारीख से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 50 ईसा पूर्व आएगा। देखो ये ईस्वी जो होता है, मान लो कि ये 0 है, ठीक है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, ईस्वी है, और यहाँ पर जो है 1 है माइनस, इसी तरह हमने देखा है, ठीक है, माइनस। तो यहाँ पर एक समझो कि ये इसको मान लिया गया ईसा मसीह का जन्म वर्ष, इस 0 को ईसा मसीह का जन्म वर्ष मान लिया गया। तो ईसा 0 वर्ष से जो बाद में बढ़ेगा वहाँ पर आएगा ईस्वी, और इससे 0 आपने देखा होगा कि ईसा पूर्व जो होता है इससे पहले होगा। तो देखो ईसा पूर्व 50 ईसा पूर्व कब आएगा? तो 50 ईसा पूर्व कब आएगा? तो वो आएगा 150 ईस्वी के बाद। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी।
ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा 150 ईस्वी के बाद आएगा 50 ईसा पूर्व। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1015 किस शताब्दी में आएगा। वर्ष 1015 जो है दोस्तों 11वीं शताब्दी में आएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1001 आगे का समय 11वीं शताब्दी होता है। देखो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछे, आप कहेगा कि 1800, आपको कहेगा कि 1517 किस शताब्दी में आएगा, तो ये 16वीं शताब्दी में आएगा। आपको कहेगा कि 1415 ये किस शताब्दी में आएगा, तो ये मतलब 15वीं शताब्दी में आएगा। आपको जितना ज़्यादा के उससे एक कम कर देना है, ठीक है, उससे एक ज़्यादा बढ़ा देना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखो सुमेलित करने वाला है। अब सुमेलित करने वाला है, देखो अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये 4 सूचियाँ दिए हुए। सबसे पहले तो ऑप्शन ए है विक्रम संवत। तो विक्रम संवत का कितना होता है, 58 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है। ये जो विक्रम संवत है 58 ईसा पूर्व में होता है। मतलब ए का जो है दोस्तों डी होना चाहिए, ए का 4 होना चाहिए। ए का दोस्तों यहाँ पर 4 होना चाहिए। ए का 4 देखो किस में है, ए का 4 ये नहीं है, ये गलत। ए का 4 विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में होना चाहिए। मतलब ए का 4 होना चाहिए। ए का 4 इसमें नहीं है, ए का 4 इसमें नहीं है। अब देखो शक संवत है, तो शक संवत क्या होता है, शक संवत जो होता है दोस्तों 78 ईसा पूर्व में होता है। तो मतलब बी का कितना होना चाहिए, बी का सी होना चाहिए। बी का कितना होना चाहिए, बी का सी होना चाहिए। बी का सी, बी का सी देखो किस में है, इसका जो सही दोस्तों हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा। मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सही जवाब हो जाएगा। अब वो देखो ये जो गुप्त संवत है वो हो जाएगा 320, ठीक है, 320 मतलब सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगर इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है, वीडियो को रोक के। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, तो 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 58 ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ। देख सकते हैं ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, सीएआरएफ बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले प्रश्न है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट ने 78 ईसा पूर्व में किया था। तो सम्राट कनिष्क ने किया था, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किया था। सही जवाब है। शक संवत का राष्ट्रीय पंचांग है। शक संवत भारत का जो है राष्ट्रीय संवत है, जिसे कुषाण वंशी शासक राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, नेशनल कैलेंडर है, किस संवत पर आधारित है। तो किस संवत पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किससे जाता है। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त प्रथम इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर व्याख्या में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। यह संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा, बाद में उसका प्रचलन नहीं रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी के नाम से चलाया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम के ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सम्राट का ऑपरेशन जो है अपने राज्यारोहण के समय में किया था। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की। इसे इतिहास में नए संवत के रूप में चलाने का श्रेय जाता है, मतलब अपने राज्यारोहण के समय में उपलक्ष्य में चलाए। अगला क्वेश्चन है देखो, अगला निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सही है। विक्रम संवत कब हुआ था। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब पहला सही है, पहला सही है, पहला सही है। उसके बाद कहता है कि गुप्त संवत 319 में हुआ था, ये भी सही है। मतलब शक संवत मतलब 1 2 3 सही है, सही है। और 4 गलत है, ठीक है। 4 भारत में मुसलमान शासन इतने में शुरू हुआ, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। ये जो मुसलमान शासक का आरंभ है दोस्तों 1192 में हुआ था, 1192 में।
जिस तरह यहाँ पर देख सकते हैं 1192 में मुस्लिम मोहम्मद गौरी ने तराइन का दूसरा युद्ध जो जीता था पृथ्वीराज चौहान को हराकर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये देखो यूपीपीएससी 2011 में पूछे गए प्रश्न है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में कराया था? किस उपलक्ष्य में कराया था? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में कराया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कल्लीचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कल्लूचुरी संवत कहलाया? तो वो कौन है? त्रैकूट संवत, त्रैकूटक संवत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य छठे ने। ऑप्शन सी से इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे किस प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मण सेन। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 शक संवत का वर्ष होगा? देखो ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो शक संवत और विक्रम संवत की जो अवधि होती है दोस्तों वो कितनी होती है? वो देखो यहाँ क्या कर रहा है, वर्ष 23 दिसंबर 2019 में शक संवत का वर्ष। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा? 1931 हो जाएगा। 2019 2000 इतना में जो है 2009 में दोस्तों शक संवत कितना होता है? 78 होता है। 78 माइनस कर दो तो इतना आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ज़्यादा आपको जानकारी के लिए इस व्याख्या को देखें। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत रूपांतरित करने पर मान कितना होगा? तो कितना होगा? तो 270 हो जाएगा। 270 ईसा, एक मिनट। तो विक्रम संवत पे कितना होता है? विक्रम संवत होता है 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी में। तो 270 वर्षों में चला जाएगा। तो 70 ईस्वी रहने पर 270 ईस्वी हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ में वर्षों का अंतर कितना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल स्टार मिलना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जटिल भी है। देखो दोस्तों, जब भी आपको विक्रम संवत और शक संवत का अंतर पूछे तो कुछ नहीं करना, उन दोनों को आपको जोड़ लेना है और उन दोनों का जोड़ आपको सदा याद रखना है। 135 वर्ष होंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन प्रथम का बदामी शिलालेख शक 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना होगा तो वर्ष क्या होगा? देखो दोस्तों, इसका आंसर कैसे होगा? पुलकेशिन प्रथम का जो बदामी शिलालेख है वर्ष कितना है? 465 है। और शक संवत और विक्रम संवत का अंतर 135 होता है। इसको आप जोड़ेंगे तो पूरा 600 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। आगे की तरफ चलते हैं। कैलेंडर में विक्रम संवत 263 लिखा हुआ है, 2063 लिखा हुआ है, तो शक के संवत क्या होगा? मतलब शक संवत क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, इतना में से अंतर ले लेना है। 263 है, 2063 है सॉरी, और इसका अंतर कितना है? मतलब 135। जब शक संवत और विक्रम संवत को जोड़ोगे इसका अंतर ले लेना है तो 1928 किसमें है? तो 1928 तक इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने में प्रयुक्त होती है? तो किसको समझने में प्रयुक्त होती है? भौतिक अवशेष। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। भौतिक अवशेष को समझते हैं। ज़्यादा आपको जानकारी, मैं इसको पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, आप इसको व्याख्या को रोक कर पढ़ सकते हैं। मतलब भौतिक अवशेष को जानने के लिए ज़रूरी होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्बन 14 विधि निर्धारित पद्धति का विकास किया। कार्बन 14 मतलब C14 जो 40 विधि थी उसका प्रचलन किसने किया था? तो V.A. स्मिथ ने किया था। रसायन शास्त्री B.A. स्मिथ ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काष्ठ अस्थि शंख पुरातत्व नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अपनाया जाता है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वो कार्बन 14 विधि। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग किसके मतलब निर्धारित करती है? तो जीवाश्म से, जीवाश्म के लिए। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न,
प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मनुष्य ने लिखना आरंभ किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।